गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ श्वेता सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये अब इसमें देखते हैं कि एक्ट नंबर क्या है। अब हम लोग इस एक्ट को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते चलिए, हम साथ साथ पढ़ते क्वेश्चंस देखते चलेंगे और मेंस के भी जहाँ जहाँ बनेंगे मैं आपको बताती चलूँगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं BNSS 2023। इसका एक्ट नंबर देख लीजिए, एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अब देखते हैं कि BNSS क्या है। देखिए, दो टाइप के लॉज होते हैं, सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ बेसिकली राइट्स डिफाइन करते हैं सिटीजन्स के, और प्रोसीजरल लॉ प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं कि कैसे कंडक्शन होगा ट्रायल का। जैसे फॉर एग्जांपल BNSS किस चीज़ का प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, लाइक हाउ द सेशन ट्रायल विल बी कंडक्टेड, हाउ वारंट ट्रायल विल बी कंडक्टेड, लाइक इफ़ अ पर्सन इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड देन उसका ट्रायल कैसे कंडक्ट होगा। तो ये एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। तो क्या BNSS को प्रोसीजरल कोड बोला जाएगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। बट क्या उसमें कुछ प्रोविजन सब्सटैंटिव नेचर के भी हैं? ये क्वेश्चन अराइज होता है। अब सब्सटैंटिव नेचर के राइट्स क्या होते हैं? सब्सटैंटिव नेचर के राइट्स मीन सम डेफिनेट राइट्स प्रोवाइडिंग प्रोविजंस। क्या इसमें हैं? और क्या CRPC में भी थे? येस, ऑफ कोर्स। इसका आंसर है येस। CRPC में कौन कौन से चैप्टर्स थे? CRPC में चैप्टर थे चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11। ये 3 चैप्टर CRPC के सब्सटैंटिव राइट्स प्रोवाइड करते थे। और BNSS के कौन कौन से चैप्टर्स हैं? BNSS के चैप्टर हैं चैप्टर 9, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। ये BNSS के 3 चैप्टर्स हैं जो कि सब्सटैंटिव राइट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, चैप्टर 8 क्या प्रोवाइड करता है? चैप्टर 8 प्रोवाइड्स फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोविजन, सिक्योरिटी फॉर पीस। चैप्टर 10 प्रोवाइड्स फॉर पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, एंड चैप्टर 11 प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। और यही 3 चैप्टर्स ये 9, 11 और 12 में सेम है, बस वो एक एक नंबर चेंज हो गया है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं। CRPC में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स थे 37। ओके, चैप्टर थे टोटल 37, अब हो गए हैं 39। और टोटल सेक्शंस कितने थे और अब कितने हो गए हैं? BNSS में टोटल सेक्शंस हो गए हैं 531 और 2 स्केड्यूल्स हैं। ओके, इतना हमारा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम तैयार रखिए कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं, इनैक्टमेंट डेट कौन सी है, एनफोर्समेंट डेट कौन सी है। और ये सारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। और एक जो भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक्ट नंबर 46, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने यहाँ इतना देख लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रिलिमिनरी फर्स्ट चैप्टर, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अब इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन 1 कितनी चीज़ें प्रोवाइड करता है। सेक्शन 1 प्रोवाइड्स अबाउट हाउ मेनी थिंग्स? सेक्शन 1 प्रोवाइड्स 3 थिंग्स, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। अब इस पे भी आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, क्लॉज 2, the provisions of this Sanhita other than those relating to chapter 9th, 11th and 12th thereof shall not apply to state of Nagaland to the tribal areas। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन 3 चैप्टर्स को छोड़कर चैप्टर 9th, 11th एंड 12th, ये 3 चैप्टर्स सारे ही प्रोविजंस, सारे ही स्टेट्स पे अप्लाई होगा। ओके, और इन 3 चैप्टर्स के अलावा जो है, मतलब ये 3 चैप्टर्स सारे स्टेट्स पे लागू होगा। और इन 3 चैप्टर्स के अलावा आप स्टेट जो है एग्जेम्प्ट कर सकती, काफ़ी सारे स्टेट्स एग्जेम्प्ट हो सकते हैं बाकी चैप्टर्स की बात करी जाए तो, लेकिन ये 3 चैप्टर्स सारे ही स्टेट पे एप्लीकेबल होंगे। बाकी स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है। नेक्स्ट आ जाइए, आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स का ध्यान रखिए, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल, मॉडिफिकेशंस। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये वर्ड्स थोड़ा ध्यान से पढ़िए।
फिर यहाँ पे देखिए कम इनटू फोर्स, हम लोगों ने कम इन्फोर्समेंट डेट देख ली। अब सेकंड सेक्शन 2 पे आ जाते हैं। अब देखते हैं इस पे कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो इस पे क्वेश्चन यही बनता है कि कितने नई डेफिनेशंस ऐड हुई हैं और कितने टोटल डेफिनेशंस हैं या क्या क्या चीज़ डिफाइंड है। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, देन फिर आपको बोला जाएगा कि ये चीज़ डिफाइंड नहीं। जैसे ट्रायल डिफाइंड नहीं है, ट्रायल पहले भी नहीं डिफाइंड था, ट्रायल अभी भी नहीं डिफाइंड है। अब देखते हैं कौन सी न्यू डेफिनेशंस ऐड करी गई हैं। ओके, इसमें टोटल बीएनएसएस में ऐड करी गई हैं डेफिनेशंस 4 डेफिनेशंस ऐड करी गई हैं बीएनएसएस में। पहली डेफिनेशन है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की, सेकंड है बेल, थर्ड है बेल बॉन्ड। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स 1, सेकंड है बेल, थर्ड है बेल बॉन्ड और फोर्थ है बॉन्ड। ये 4 डेफिनेशंस ऐड करी गई हैं न्यू बीएनएसएस में या सीआरपीसी में नहीं थी। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके डेफिनेशंस, और बाकी आप काउंट भी कर लीजिए कि कितनी टोटल डेफिनेशंस हैं और क्या क्या चीज़ें डिफाइंड हैं। इस पे भी क्वेश्चन बनता है। ओके, और हाँ एक चीज़ और, आप थोड़ा सा प्रियम्बल पे भी ध्यान रखिए। प्रियम्बल से भी 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एनैक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। आप ये 2 वर्ड्स काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं फर्स्ट डेफिनेशन पे। फर्स्ट डेफिनेशन हमारी बात करती है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल इंक्लूड, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन बताता है, ये डिफाइन नहीं करता, ये इंक्लूड बताता है कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा। इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, recording of process of identification, search and seizure of evidence, transmission, or as other means the state government defines. This definition is inclusive and not exhaustive, मतलब इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। अब देखते हैं इसको कैसे समझना है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? शैल इंक्लूड। अब देखिए यहाँ से इसको तोड़ के पढ़ते हैं। मीन्स शैल इंक्लूड, शैल इंक्लूड के बाद डैश लगाइए, पहला पॉइंट इसको रखिए, यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। देन फिर नीचे आ जाइए, सब पॉइंट्स बनाइए। किस लिए यूज किया जाता है कम्युनिकेशन डिवाइस? फॉर द पर्पसेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसको ए बनाइए। बी रखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेसेस। अब किस चीज़ के प्रोसेस, उसके भी अंदर आ जाइए, आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसलिए मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि इसमें इंक्लूडेड कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ करी जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को, सीजर के लिए, सर्च एंड सीजर। अभी जैसे आप लोग बीएनएसएस आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अब समन्स भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू अलाउ कर दिया गया है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी। जैसे काफ़ी सारे नए सेक्शंस ऐड हुए हैं, जैसे कि सेक्शन 86, 107, 105 आइडेंटिफिकेशन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी 86 में दिया गया है। रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स 105 में है। अटैचमेंट फॉर फीचर एंड रेस्टोरेशन 107 में है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं डिजिटल मोड वो करने के लिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऐड किया गया है वो है सेक्शन 530, जो इसको अबाइड करता है, ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो 530 के थ्रू इसे लीगल बाइंडिंग दी गई है। यहाँ पे रेड विथ कर लीजिए, सेक्शन 530 ऑफ बीएनएसएस। अब हम लोग अपना सेकेंड डेफिनेशन पे आते हैं, बेल। बेल मीन्स रिलीज ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्यूज्ड ऑफ एंड सस्पेक्टेड ऑफ। अब यहाँ पे भी प्री का क्वेश्चन बनता है कंफ्यूज करने के लिए। बेल मीन्स रिलीज ऑफ पर्सन ए अक्यूज्ड ऑफ, बी सस्पेक्टेड ऑफ, सी बोथ, डी नन। तो यहाँ पे ये 2 वर्ड्स बहुत ध्यान रखिए, अक्यूज्ड ऑफ, सस्पेक्टेड ऑफ। किससे? कमीशन ऑफ एन ऑफेंस से, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशंस। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन कौन इम्पोज करने के लिए एम्पावर्ड है? ऑफिसर। कौन है? ऑफिसर और कोर्ट, दोनों ही कंडीशंस इम्पोज कर सकते हैं बेल में और बेल बॉन्ड में। तो बेल का सिंपल मीनिंग है कि रिलीज करना किसी पर्सन को
किसको? जो कि अक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड है कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है, कोई ऑफेंस कमिट किया है, जो कि कस्टडी ऑफ लॉ में पनिशेबल है। अब देखिए बेल बॉन्ड सर्टेन कंडीशंस पे दिया जाता है, बेल सर्टेन कंडीशंस पे इम्पोज किया। अब वो सर्टेन कंडीशंस कौन इम्पोज करता है? ऑफिसर इम्पोज करता है या फिर कोर्ट इम्पोज करता है। अब थर्ड डेफिनेशन क्लॉज सी देखिए, बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस तो ये सीआरपीसी में भी डिफाइंड था, यहाँ भी सेम डेफिनेशन है। अब इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखिए बेलेबल ऑफेंस में। मीन्स बेलेबल ऑफेंस में 2 चीज़ें डिफाइंड है, एक बेलेबल ऑफेंस और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है, पहला पॉइंट, मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट स्केड्यूल, ये पहला पॉइंट। और सेकेंड, विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब इसका मतलब क्या है? देखिए पहला पॉइंट है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस जो फर्स्ट स्केड्यूल में बेलेबल है तो वो माना जाएगा बेलेबल ऑफेंस है। और सेकंड, अगर किसी अदर लॉ में उसको बेलेबल बनाया गया है तो वो बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। अदर लॉ मीन्स जैसे बीएनएसएस के अलावा अगर किसी जैसे नार्कोटिक्स एक्ट हो गया या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया या कोई अदर एक्ट में कहीं पे बेल प्रोविजन दिया गया कि ये बेलेबल होगा, जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आप लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे भी दिया हुआ है कि ये ऑफेंस बेलेबल होगा इस सेक्शन में या इस चीज़ में ये बेलेबल होगा, तो वो उस वहाँ पे दिया गया बेलेबल वाले सेक्शंस यहाँ पे, मतलब उनका ये कहने का मतलब है कि वहाँ पे अगर बेल प्रोवाइडेड है कि इन ऑफेंसेस में बेल मिल जाएगी तो वो बेलेबल ऑफेंस माने जाएंगे। ओके, चाहे वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के हो, चाहे वो किसी भी लॉ का हो। अब आ जाते हैं बेल बॉन्ड पे। बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। अब देखिए जहाँ पे बेल बॉन्ड आए वहाँ पे श्योरिटी आएगा, वहाँ पे पर्सनल बॉन्ड नहीं एग्जीक्यूट किया जाता है। बेल बॉन्ड मीन्स अंडरटेकिंग साइन कराई जाती है। रिलीज कब करेंगे? जब वो श्योरिटी लेके आएगा तब आपको रिलीज किया जाएगा। और बॉन्ड में कोई भी श्योरिटी नहीं होता, उसमें सिर्फ पर्सनल बॉन्ड और अंडरटेकिंग ली जाती है। अब एफ देखते हैं, चार्ज। चार्ज मीन्स इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन 1। अब देखिए चार्ज काफ़ी अच्छे से इसमें डिफाइंड नहीं है, बट जितना भी है, चार्ज का मेन बेसिस क्या होता है? डज नॉट मेक, ये इसमें क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई है, बट इसको डिफाइन किया गया था एक केस में। लिख लीजिए आप लोग, रिले वर्सेस एम्परर, REILY वर्सेस एम्परर। क्या बोला गया था? ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिफाइन किया था। द कोर्ट सेड दैट चार्ज इज अ प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट अ पर्सन who is entitled to know its nature at the earliest stage। ये इस केस में डिफाइन किया था चार्ज को। अब चार्ज के प्रोविजंस देख लीजिए, 234 से चार्ज स्टार्ट होता है 240 तक, उसके बाद 241 से ज्वाइंडर ऑफ चार्ज के प्रोविजन शुरू हो जाते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है चार्ज का? इफेक्टिव डिफेंस ऑफ द एक्यूज्ड, कि वो प्रॉपरली अपने डिफेंस रख पाए। उसको जब तक चार्ज ही नहीं पता होंगे वो अपना प्रॉपरली डिफेंस कैसे कर पाएगा? तो चार्ज का प्रोविजन बेसिकली डिफेंस के लिए होता है कि वो अपना प्रॉपर डिफेंस कर पाए। अब देखिए जी क्लॉज, कॉग्निजेबल ऑफेंस। Cognizable offense means an offense for which cognizable case means a case in which police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। अब देखिए cognizable case क्या होता है? cognizable case डिफाइन किया गया है क्लॉज 2G में। ओके, This definition is not capable to define the cognizable offense in its real sense। ये properly define नहीं करती है। In fact, the cognizable offense are very serious in nature and therefore a police officer can arrest the accused person without warrant। इसमें सबसे important line यही है कि पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। और investigation can be started by the police officer immediately as soon as he receives the information about the commission। Permission is not necessary। कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़े से ग्रेव नेचर के ऑफेंस होते हैं। अब हम लोगों ने कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ा है तो उसी के साथ साथ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी देख लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस जी में है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 2O में है। ओके, ये देखिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस,
means an offense for which, and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant. इनफैक्ट ये जो ऑफेंसेस होते हैं ये लेस सीरियस इन नेचर होते हैं और इनकी इन्फॉर्मेशन जो है कमीशन की उन ऑफेंसेस की वो दी जाती है सेक्शन 174 ऑफ द संहिता. ओके, पहले 155 था सीआरपीसी में, अब 174 है, जिसको नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोला जाता है. एनसीआर जो आप लोग बोलते हैं वही इसको बोला जाता है. एंड द पुलिस ऑफिसर इज नॉट बाउंड टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली एज सून एज ही रिसीव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द commission of the offense, and permission of the magistrate to start the investigation is required. Offender cannot be arrested without warrant in such offenses. Okay, cognizable हो गया, non cognizable हो गया. अब हम लोग आ जाते हैं कंप्लेंट पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इससे प्री में भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इससे मेंस का भी क्वेश्चन बनता है. ओके, कंप्लेंट है 2H में और पहले कंप्लेंट कहाँ डिफाइन किया गया था? 2D में. ओके, अब 21H में है. 21H क्या बोलता है? प्रोवाइड्स दैट कंप्लेंट मीन्स एन एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू. देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करते चलिए. एलिगेशन होता है जो कि ओरली किया जाए या राइटिंग में किया जाए मैजिस्ट्रेट को. किस लिए? विद अ व्यू टू टेकिंग हिज एक्शन अंडर दिस संहिता, ताकि वो एक्शन ले सके. दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट. अब इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन भी है. इसको हम लोग बोलते हैं डीम्ड कंप्लेंट. ओके, अब देखिए कंप्लेंट पे आ जाते हैं. अब इसकी डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं. इसकी डेफिनेशन को एनालाइज करने के बाद ये रिवील होता है दैट द कंप्लेंट इज ऑलवेज मेड टू अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू ऑफ रेमेडी. ओके, और ये नेसेसरी नहीं है कि वो राइटिंग में हो, इट कैन बी मेड ओरली ऑल्सो. अब इस पे भी एक केस है, लिख लीजिए. विनप्पा वर्सेस स्टेट. The Supreme Court said that complaint must disclose that an offence has been committed. और इसी केस में कुछ essentials भी रखे गए थे. अब इसके essentials देखिए. पहला, allegation must be about the commission of an offence. Okay? Allegation एक offence के बारे में होना चाहिए, चाहे वो cognizable हो या non cognizable हो. ये पहला point. Second, offence may be committed by known और unknown person. चाहे वो known हो चाहे unknown हो. थर्ड, इट मस्ट बी मेड टू अ मैजिस्ट्रेट. वो मैजिस्ट्रेट को होनी चाहिए. पुलिस को कंप्लेंट नहीं होती है, कंप्लेंट सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट को होती है. फोर्थ, इट मस्ट बी मेड विद द व्यू ऑफ टेकिंग एक्शन अंडर BNSS. वो किस लिए कंप्लेंट की जाती है? बेसिक अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही है कि रेमेडी क्लेम कर सकें. देन फिर इट मस्ट नॉट बी अ पुलिस रिपोर्ट. वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए. देन एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन अ केस which discloses after investigation commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint, and police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant. अब अगर एक रिपोर्ट बनाई गई पुलिस ऑफिसर के थ्रू, जिस केस में इन्वेस्टिगेशन किया, मान लो एक केस आया पुलिस के पास और उसने इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद उसे पता चला कि ये जो FIR फाइल करी गई थी वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग है, तो अब वो कंप्लेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा. क्योंकि FIR सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में ही होती है. नॉन कॉग्निजेबल के केस में हम लोग NCR फाइल करते हैं. तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो उसको कंप्लेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जो पुलिस ऑफिसर जिसने वो रिपोर्ट फाइल की है उसे कंप्लेनेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा. इसीलिए इसको डीम्ड कंप्लेंट बोला जाता है. ओके, अब आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे. हाँ, तो टोटल 5 डेफिनेशंस हैं जो कि BNSS में ऐड करी गई हैं. एक रह गई थी, ऊपर 4 मैंने आप लोग को बता दिया था. ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बेल बॉन्ड एंड ये है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. 5 डेफिनेशंस ऐड की गई हैं. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी written, verbal, pictorial information, video content transmitted or transferred from person to another or from one device to another or from a person to a device or from a
device to a person by means of an electronic device including a telephone, mobile phone or other wireless telecommunication. इसमें सारे मोड्स दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है कि किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, चाहे वो रिटन हो, वर्बल हो, पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन के थ्रू हो. पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन मीन्स आप किसी पिक्चर के थ्रू, जैसे स्लाइड्स होती हैं, जैसे हम लोग जैसे पढ़ाते हैं जो स्लाइड्स के थ्रू टीचर्स टीच करते हैं स्टूडेंट्स को, वो वाला हो गया. चाहे रिटन में हो गया या वीडियो कंटेंट हो गया, ट्रांसमिट किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को, या एक पर्सन टू दूसरे पर्सन को. किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू. अब देखिए बेसिकली आप देख रहे हैं, चाहे BNSS हो या BSA हो, दोनों या BNS हो, तीनों में यही है कि मेन फोकस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मोड को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया गया है. BSA में भी काफ़ी जगह चेंजेस करके इसको इंक्लूड किया गया है, BNSS में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूजन इसका दिखता है. चाहे वो टेलीफोन के थ्रू हो, मोबाइल फ़ोन के थ्रू हो, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू हो, और कंप्यूटर के थ्रू हो, या ऑडियो वीडियो प्लेयर और कैमरे के रूप में हो. अब जब हम लोग BSA पढ़ते हैं तो वहाँ भी एक सेक्शन को इंक्लूड किया गया जिसमें साफ साफ दिया है कि जो अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उनको एट पार रख दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट के, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी अगर रखे गए हैं तो वो भी डिजिटल रिकॉर्ड्स भी एट पार आ गए हैं डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स के. मतलब अगर डिजिटल रिकॉर्ड्स की जितनी वैल्यू उतनी वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की भी होगी. ओके, BSA में ऐड किया गया है इसको. नेक्स्ट डेफिनेशन इज हाई कोर्ट. हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू एनी स्टेट, हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट. In relation to state means high court for that state. In relation to union territory to which the jurisdiction of a high court for a state has been extended by law to that high court. अब देखिए हाई कोर्ट की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री में इससे कोई क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं है, बट फिर भी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा. हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं. के इंक्वायरी. Inquiry means every inquiry other than a trial conducted under this Sanhita by a magistrate or court. इंक्वायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं और इससे मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं. ओके, इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है? मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है, मैजिस्ट्रेट और कोर्ट. ओके, और इंक्वायरी पुलिस नहीं कंडक्ट करती है, ये आप ध्यान रखिए. अदर देन ट्रायल वर्ड यूज हुआ है इसमें. इंक्वायरी 2K में है, क्लॉज याद रखिए इसका, और पहले कहाँ थी? 2G में. इंक्वायरी एक टाइप की जुडिशियल प्रोसीडिंग है, बट उसमें ट्रायल इंक्लूडेड नहीं होता है. द टर्म इंक्वायरी वेरी वाइडर एंड कवर ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग एक्सेप्ट द ट्रायल. ओके, देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक होता है इंक्वायरी, एक होता है ट्रायल. इंक्वायरी काफ़ी वाइडर है, ट्रायल काफ़ी लिमिटेड होता है. इंक्वायरी वही है जो मजिस्ट्रेट, मतलब जैसे पहला स्टेज हो गया इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने रिपोर्ट फाइल करी, देन फिर 24 आवर्स के अंदर प्रेजेंट करता है वो रिपोर्ट के साथ मैजिस्ट्रेट के सामने. फिर जो मैजिस्ट्रेट आगे जो प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है उसको इंक्वायरी बोलते हैं. वो भी तो देखे कि भाई प्राइमा फेसाई केस बन रहा है कि नहीं, कुछ ऐसे ही इनिशिएट कर देंगे केसेस उसके आगे. बेसिकली जो मेन मोटिव होता है इंक्वायरी का इज़ टू एसरटेन दैट वेदर देयर आर ग्राउंड्स फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग्स और नॉट, कि आगे प्रोसीडिंग्स के कोई ग्राउंड हैं भी कि नहीं. एंड द स्कोप ऑफ ट्रायल इज लिमिटेड एंड स्कोप ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइडर. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, इन्वेस्टिगेशन. ओके, इन्वेस्टिगेशन 2L में है. देखिए, इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस. ये बस याद रखिए, कलेक्शन ऑफ एविडेंस मेन इसका मोटिव यही है, कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी अदर पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ.
Thus, any proceeding which is conducted under this code for collection of evidence is an investigation. Generally, such proceeding is conducted by a police officer. Generally word use हुआ है, but it may also be conducted by any other person who is authorized by magistrate. मतलब generally पुलिस ऑफिसर करता है, लेकिन कभी अगर ऑथराइज किया है मैजिस्ट्रेट ने किसी को इस बिहाफ पे, तो वो भी इंसान इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है. ओके अब देखिए ये एक्सप्लेनेशन पे आ जाइए. ये एक्सप्लेनेशन नया ऐड किया गया है, ये सीआरपीसी में नहीं था. Where any of the provisions of the special act are inconsistent with the provisions of the Sanhita, the provisions of special act shall prevail. यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि अगर कोई स्पेशल एक्ट है और वो इनकंसिस्टेंट है इस संहिता के प्रोविजन से, मतलब दोनों में अलग अलग बातें कही गई हैं, वो यहाँ पे कुछ और वहाँ पे कुछ और, तो कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा? स्पेशल एक्ट. इस पे प्री का क्वेश्चन बनेगा, इस बार ये नया ऐड हुआ है. अब देखिए 2M पे आ जाइए, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अभी मैंने आपको बताई थी 2 टाइप की होती है, इंक्वायरी एंड ट्रायल. अब देखिए क्या होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स 2I में वहाँ सीआरपीसी में डिफाइंड था, यहाँ 2M means includes any proceedings in the course of which evidence is or may be legally taken on oath. Thus, that every proceeding is a judicial proceeding in which the evidence may be taken legally on oath. बेसिकली 2 इंक्वायरी और ट्रायल ये फंडामेंटल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं इस कोड में. लेकिन इन्वेस्टिगेशन, याद रखिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं है. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स सिर्फ 2 हैं, इंक्वायरी एंड ट्रायल. ओके अब आ जाइए लोकल जुरिस्डिक्शन पे. 2N in relation to a court or magistrate means the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its power under this Sanhita, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state को may by notification specify. लोकल जुरिस्डिक्शन मीन्स कोर्ट मजिस्ट्रेट के हिसाब से देखा जाए तो जो भी लोकल एरिया जिसमें वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं इस संहिता में, उसको लोकल जुरिस्डिक्शन बोला जाएगा. देन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हम लोग पढ़ चुके हैं. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नॉन कॉग्निजेबल केस भी इंक्लूडेड होता है. ओके पी नोटिफिकेशन देख लीजिए, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑफेंस क्यू 2Q में ऑफेंस डिफाइंड है. ऑफेंस पे आ जाइए. means any act or omission made punishable by any law for the time being in force and includes an act in respect of which complaint may be made under section 20 of Cattle Trespass Act. ये सेक्शन प्रोवाइड करता है. वर्ड ऑफेंस का क्या मतलब है? कोई भी एक्ट और ओमिशन दोनों इंक्लूसिव है. अब देखिए इस पे भी क्वेश्चन बनेगा. ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट, ऑप्शन ए एक्ट, ऑप्शन बी ओमिशन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन. ओके तो ये एक्ट भी इंक्लूड करता है, ओमिशन भी इंक्लूड करता है. विच इज मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. किसी भी एक्ट में लॉ में अगर कोई एक्ट को या ओमिशन को पनिशेबल बनाया गया है तो वो वर्ड ऑफेंस में आ जाएगा. और इसमें एक और इंक्लूसिव दिया गया है कि अगर कंप्लेंट सेक्शन 20 कैटल ट्रेसपास एक्ट के अकॉर्डिंग तो वो भी ऑफेंस माना जाएगा. ओके The definition of offence given under this section includes the offence punishable under IPC as well as under any local or special law. अब जैसे offence इसमें भी डिफाइंड है और offence वहाँ IPC में भी डिफाइंड है, सेक्शन 40 में और BNS में भी डिफाइंड है. अब इसके बाद आ जाइए 2R पे. ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन includes when the officer in charge of police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duty. अब देखिए इंक्लूड कौन होता है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. अगर एब्सेंट है स्टेशन हाउस से या फिर एब्सेंट है या फिर इलनेस की वजह से वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो जो पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट होगा स्टेशन हाउस में, जो कि नेक्स्ट टू रैंक होगा उस ऑफिसर के और अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मान लिया जाएगा. ओके अब आ जाइए 2S प्लेस पे. प्लेस में हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल, ये चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं वेसल में. अब देखिए इस पे भी प्री का क्वेश्चन बनता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि कितनी चीज़ें इंक्लूडेड हैं.
बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल। ओके, इस पे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अब हम लोग पुलिस रिपोर्ट देखते हैं 2T में। मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर 193 क्लॉज 3। जो रिपोर्ट फॉरवर्ड करी जाती है 193 में, क्लॉज 3 में, वही पुलिस रिपोर्ट मानी जाएगी। ओके, पुलिस स्टेशन 2U में मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन, जो स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगा वो। 2V पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18, जो सेक्शन 18 में अपॉइंट किए जाएं। 2W बताता है सब डिवीजन, मीन्स सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। अब आ जाइए 2X समन्स केस और वारंट्स केस। देखिए ये याद रखिए, X और Z। समन्स केस कौन से होते हैं? समन्स केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट्स केस। समन्स केस वो होते हैं जो कि वारंट केस नहीं होते, सिंपल ऐसे डिफाइन किया गया है। अब देखिए वारंट केस क्या होता है। वारंट केस होते हैं मीन्स एन केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। वारंट केस ऐसे केसेस होते हैं जो कि पनिशेबल हैं डेथ से, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, या इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। ऐसे ऑफेंसेस को वारंट केस बोला जाता है। मतलब ये सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, डेथ, LI एंड एक्सीडिंग 2 years, ऐसे ऑफेंसेस को। और अगर 2 years से कम है तो वो आ जाएंगे समन्स केस में। डेथ से पनिशेबल ना हो, LI ना हो और 2 years से ज़्यादा ना हो, कम हो, तो फिर वो आ जाएंगे समन्स केस में। मतलब वो लेस ग्रीवियस नेचर के होते हैं, इसलिए उनको समन्स केस बोला जाता है। और इनका ट्रायल भी डिफाइंड है, BNSS में वारंट केस का भी डिफाइंड है। अब आ जाइए 2Y विक्टिम पे। मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन accused person includes the guardian or legal heir of such victim। अब देखिए यहाँ पे इंक्लूड्स क्या करता है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। गार्जियन और लीगल हेयर ऑफ द विक्टिम। ओके, 2(1)Y में क्लॉज याद रखिए। अब आ जाइए क्लॉज 2 पे। क्लॉज 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 2 बात करता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द IT Act 2000 एंड भारतीय न्याय संहिता 2023 शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन द संहिता। मतलब अगर कुछ डेफिनेशन जितनी Z तक डिफाइंड है, इनके अलावा भी अगर कोई वर्ड्स नहीं डिफाइंड है तो उनकी क्या मीनिंग ली जाएगी, जो IT 2000 में है IT Act और BNS 2023 में है।